हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी मीन्स बाल विकास के। और बाल विकास की ये केवीएस के लिए एक 30 क्वेश्चंस की क्लास होगी। और हम इसको जल्दी से कवर करेंगे, मीन्स ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम भी आप लोगों को जैसे पता है कि इस मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जैसे भी कनेक्टेड होना चाहें कनेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो अगर आपको लगे, क्वेश्चन आपको लेवल के लगे, आपको लगे कि हाँ कोई नई जानकारी मिले, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के लिए। और सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बच्चा पार्टी, सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास के लिए। और क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखें। हम इसको थोड़ा और स्क्रीन को ऐसे करते हैं जिससे कि आपको टोटल अच्छे से दिखाई दे। अब आपको देखें, उम्मीद है अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सीखना ज्ञान केवल, सीखना केवल, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड है रेड। अब तो क्लियर नहीं हो रहा होगा, चलो रेड की जगह ब्लैक करके देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है। तो सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति की ही नहीं, वरन या मीन्स बल्कि ये कहीं अधिक है। मतलब सीखना केवल ये नहीं है कि कौशल ही प्राप्त कर लिया बस से, बल्कि उससे ज़्यादा भी कुछ और है। तो उससे ज़्यादा और क्या है, तो हम इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्यवहारगत परिवर्तन। आप अपना भी आंसर लगाते जाएं, नोट करते जाएं चाहें। या व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित होगा, या फिर मार्ग निर्देशिका होगा, मीन्स विद्यार्थियों के लिए क्या मार्ग निर्देशिका है, या फिर दृष्टिकोण में परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा व्यवहारगत परिवर्तन। मतलब हम कह सकते हैं कि सीखना केवल कौशल प्राप्त करना ही नहीं है, उसके अलावा और क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, हमारे जो व्यवहार है उसमें भी चेंजेस आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आप लोग यहाँ पे देखें, अधिगम की प्रक्रिया। मतलब अधिगम एक प्रक्रिया है, तो हमें ये बताना है कि अधिगम जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है। मतलब तथ्यों का संग्रह करने की प्रक्रिया है, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, या फिर परीक्षा की तैयारी है, या फिर याद करना है। बताइए आप अपना आंसर, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है यहाँ पर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जैसे कि आप देखें कि जेपी है ना, जेपी लिखा है, एक्चुअली जेवी गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, हम इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अब उम्मीद है आपको क्वालिटी सही, मतलब वीडियो क्वालिटी तो ठीक ही होगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक पे अगर क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जेवी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है, हमें ये बताना है कि जेवी गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड है उनके अनुसार अधिगम को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो आप बताइए क्या कहते हैं, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो जेवी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। हम लोग पढ़ते हैं व्यवहार में परिवर्तन ही मतलब हमारा बिहेवियर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो व्यवहार में परिवर्तन। हम ये नहीं मान सकते कि अधिगम में रोज़ सीखने जाते हैं और सीखे कुछ नहीं, बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। टीचर पढ़ा रहा है तो क्लास में हँस रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कोई व्यवहार में चेंजेस नहीं आया, कोई लैंग्वेज में चेंजेस नहीं आया उसमें, कोई भी उसके चलने फिरने में, बात करने में, या उसके हम कह सकते हैं एक तरीके से मेमोरी सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आया, तो हम उसको क्या कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है। या कोई उल्टा सीधा बोलता है, किसी से मैनर्स को नहीं सीखते, तो इसमें क्या है, व्यवहार में परिवर्तन हम इसको कहते हैं। तो अधिगम एक प्रकार से क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही हम क्या कहते हैं, सीखना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, आपको क्वेश्चन देखो क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं यहाँ पर, अभी आपको क्वेश्चन दिखेगा क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो क्लियर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। मतलब हमें ये बताना है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है इसका सही तार्किक क्रम, मतलब रीजनिंग वाला लॉजिक कौन सा, सही रीज़न के हिसाब से इसका कौन सा लॉजिक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ए बी सी डी में आपको बताना है कि कौन सा है। तो आइए हम यहाँ पर एक-एक करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो राइट है वो करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट है। कैसे? जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तब हम उसमें अपनी क्यूरियोसिटी भी दिखाएँगे। क्यूरियोसिटी का मतलब एक तरीके से तत्परता हम उसमें दिखाएँगे, हमें उस चीज़ को पाने की इच्छा होगी। फिर हम उसमें स्थिति का आकलन करेंगे कि स्थिति कैसी है,
कौन सी स्थिति में हम उस चीज़ को पाना बेहतर समझेंगे और कौन सी स्थिति में हम उसको एक तरीके से कह सकते हैं पाना चाहेंगे। उसके बाद में अंतःक्रिया और हमें उस चीज़ को पाने के लिए कौन-सी क्रिया करनी चाहिए, तो ये भी हम उसमें एक तरीके से कह सकते हैं ये एक क्रम के हिसाब से हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 4th का हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है इसमें यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप यहाँ पर देखें कि लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सा अधिगम की विशेषता नहीं है। हमें ये बताना है कि अधिगम की विशेषता कौन-सी नहीं है। मतलब कौन-सा ये एक ऐसा है कि जो सीखने की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, सेकंड है व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। थर्ड में है सी ऑप्शन व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। आप लोग अपना भी आंसर लगाते जाएँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर डी है, इसका डी करेक्ट है। मतलब व्यवहार में अड़िग स्थायी परिवर्तन जो प्रेरणा अवस्था के फलस्वरूप होते हैं, मतलब प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। तो व्यवहार में अड़िग स्थायी, अस्थायी, अस्थायी का मतलब व्यवहार में चेंजेस हों लेकिन अगर कोई और अच्छी चीज़ मिल जाए तो फिर उस चीज़ को भी हम एक तरीके से एडॉप्ट कर लें, मीन्स हम अपने जीवन में उतार लें उसको, तो इसको कहते हैं हम अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से आशुबेल के द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार कौन-सा नहीं है? हमें ये बताना है कि आशुबेल का जो है कौन-सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है, आप अपना गैस करिए और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आंसर है, वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभेदीकरण सीखना जो है वो आशुबेल के द्वारा नहीं दिया गया है। बाकी अभिग्रहण, रटकर और अन्वेषण ये जो है आशुबेल के उसमें थ्योरी में आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत। अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत क्या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है? क्या इसमें का क्रिया प्रसूत अधिगम या प्रबलन का सिद्धांत है या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सरकारी वाला ऑप्शन। सरकारी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ए, बी, सी, डी। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें एक यहाँ पे देखते हैं अगला जो ऑप्शन है वो हम आपको थोड़ा स्लाइड करके ऐसे दिखा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सीखने की प्रक्रिया, अधिगम के सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित से कौन-सा कथन सर्वोत्तम है? हमें ये बताना है कि कौन-सा कथन जो है वो सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा कि विद्यार्थियों को कभी त्रुटियाँ नहीं करनी चाहिए। ये तो गलत है, त्रुटियाँ अगर नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी की देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है कि लापरवाही करें। जो चीज़ हमको नहीं आती उसके कारण भी त्रुटि गलती हो जाती है। कभी-कभी विद्यार्थी कर सकता है, ये बात थोड़ी ठीक है कि विद्यार्थी त्रुटि कभी-कभी कर सकता है, लेकिन जो मेन यहाँ पर होगा वो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। त्रुटियाँ अधिगम का ही एक भाग है, तो सीखने का ही एक भाग है गलतियाँ करना। जैसे-जैसे आप गलतियाँ करते जाएँगे वैसे-वैसे आप सीखते जाएँगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को लिए देखते हैं कौन-सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। हमें ये बताना है कि अधिगम का क्षेत्र कौन-सा नहीं है। तो अधिगम का क्षेत्र नहीं संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक भी है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि आध्यात्मिक ये क्रिया अधिगम का क्षेत्र नहीं आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर देखते हैं कि कौन-सा अधिगम को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन-सा ऐसा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन में देखें आप स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुँह में लार आ जाना, ये कोई अधिगम का प्रदर्शित नहीं करता है। चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये भी कोई अधिगम का नहीं होता। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना ये अधिगम है। उपयुक्त सभी ये सब नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी की वजह से ही हमारा आंसर
रॉन्ग हो जाएगा। तो डी नहीं होकर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाथ जोड़कर अभिवादन करना अध्यापक का, इसका मतलब आपके व्यवहार में क्या आया है, चेंजेस आया। और जैसे ही आपके व्यवहार में चेंज आएगा इसका मतलब आपने अधिगम कर लिया या आपका अधिगम में रुचि हो गई या एक तरीके से आप सीख गए उस बात को। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये बताना है कि ये किसके द्वारा दिया गया है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ये किसके द्वारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये है गिलफोर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 के बाद 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना होगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से ये बताना है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, कौन सी नहीं है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का हमें आंसर देखना। तो अनधिगम सीखने की प्रक्रिया ये तो नहीं है, अनधिगम कैसे हो जाएगा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी है। ये दोनों बातें भी यहाँ पर सही हैं, लेकिन जो अधिगम सीखने की प्रक्रिया नहीं, विशेषता के हिसाब से नहीं मानना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ संस्थान में ही जाके सीखें, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। हम सीख तो कहीं भी सकते हैं, इसके लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए सीखने के लिए। सीखने का सेंस है आप कहीं भी सीख सकते हैं, सीखने का मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। आप किसी भी प्लेस पे रह के सीख सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी सीख रहे हैं, कहीं बैठे हैं तब भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, किसी की बातें सुन रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारा बी नंबर का सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे हमें बताना है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, हाँ या ना, अनिश्चित है या कभी-कभी। हमें ये बताना है कि जो मैच्योरिटी होती है, इससे जो व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को क्या अधिगम हम कह सकते हैं या नहीं। तो मैच्योरिटी के अनुसार परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, तो नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट होगा। परिपक्वता मैच्योरिटी से जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उत्पन्न परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। अधिगम जब ही होगा जब हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आए। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है। हमें ये बताना है कि सीखना जो विकास की एक प्रक्रिया, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। सॉलिड नंबर होते हैं स्टेटमेंट वाले, आप लोगों को बहुत ईजिली इसमें आसान नंबर मिल जाते हैं। आप लोग इनको स्टेटमेंट वालों को जरूर लिख लिया करें। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा 14 का वो होगा वुडवर्थ, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, हमें ये बताना है इसमें शिक्षार्थी कब तक नहीं सीख सकते। क्वेश्चन नंबर 15 में तो दैनिक आधार पर उनके माता पिता विद्यालय में उनके बारे में नहीं पूछेंगे, अगर ये तो नहीं हो सकता। अगला, उन्हें उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। फिर है उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। यही ऑप्शन हमारे हिसाब से एप्रोप्रिएट होगा, तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाया जाएगा भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। मतलब उनकी आगे इम्पोर्टेंस क्या है या नहीं है। अगर हम बच्चे को पहले ही बता देते हैं कि जो आप पढ़ोगे उसका आगे इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में, तो बच्चा ज़रूर सीखेगा। और अगर हम उसको बता दें कि इसका जो हम पढ़ा रहे हैं उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसमें वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और बच्चा ईज़िली या नहीं सीखता है या नहीं सीखने में अपना मन लगाता है। जैसे मैथमेटिक्स है, तो हमें उसका डेली लाइफ में यूज़ पता है मैथमेटिक्स का। मार्केट जाएँगे आप लोग हिसाब करके पैसे देना लेना, तो उसको पता है मैथ पढ़ना है, क्योंकि आगे जाके उसको हिसाब वगैरह जोड़ना है। तो सेम इसी टाइप से होता है, अगर आप किसी को बता देंगे पहले से कि कोई आगे यूज़ नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 का है मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखना क्या है। सीखना किसको कहते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि में, तो सीधा सा ऑप्शन सी करेक्ट है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम किसे कहते हैं। तो अभी जैसा कि बताया था कि अधिगम किसे कहते हैं, तो अधिगम क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग 17 है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है, अधिगम। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं सीखना से क्या तात्पर्य है। तो सीखने से क्या तात्पर्य है, मतलब सीखना किसे कहते हैं, तो इसका भी व्यवहार में जो है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? हमें ये बताना है कि अधिगम की जो प्रकृति है वो कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन 19 में तथ्यात्मक होनी चाहिए, तथ्यात्मक होगा सॉरी। बौद्धिकता मतलब लॉजिकल वाले हों। गुण दोष की विवेचना भी करनी आनी चाहिए, क्या गुण है क्या दोष है। इस प्रकार से हमारा जो सरकारी ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने दी है? एक पुस्तक से भी क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट करते जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसने दी है। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिलगाई। हिलगाई नहीं है, एक्चुअली में हिलगार्ड है ना, आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा है? हमें ये बताना है कि जो सीखना एक विकास की प्रक्रिया ये किसके द्वारा कहा गया है। तो 21 का हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इसको सी की जगह बी कर लीजिए आप। ABCD गलत ठहरा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है बी वाला देखो यहाँ पर है वुडवर्थ। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है वुडवर्थ, बी। इसके बाद में 22 में बच्चों के लिए जो सीखना है वो कैसा होता है? संतोषमय है, कठिन है, खेल खेल में, या हर तरह का होता है। 22 का जो आंसर है, 22 का आंसर होगा खेल खेल में, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए किंडरगार्टन, है ना, मोस्टली, या नर्सरी क्लासेस में, प्ले ग्रुप में यही मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23, बालकों में अधिगम कैसे होता है? हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है, बालकों में अधिगम कैसे होता है? शिक्षा द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा होता है। पाठ्य पुस्तक पढ़ने से भी होता है, रटने से भी हालांकि हो जाता है अधिगम, क्रिया करके भी, लेकिन जो हमारा यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा सी, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण से होता है, जो शिक्षक उनको पढ़ाता है उनके ज्ञान से। इसके बाद में अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए कौन सी चीज़ें? सारी चीज़ें, स्वानुभव मतलब अपना अनुभव, स्वचिंतन अपने आप सोचना, स्वक्रिया अपने आप कुछ करके देखना, और इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मीन सरकारी ऑप्शन फिर से क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में सीखने के कितने वक्र होते हैं? हमें ये बताना है कि सीखने के कितने वक्र होते हैं, यानी कितने प्रकार के वक्र होते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आंसर नंबर सी, 4 टाइप के होते हैं क्वेश्चन सीखने में जो वक्र होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर हमारा सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो कौन कौन सी प्रक्रिया किस टाइप की है? तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया जो क्या है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन देख लीजिए आप, आपको जैसे लगे। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 27 है, सॉरी 26 के बाद 27, अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? कोई एक अधिगम करता है, कोई सीखने के लिए है, तो उसका जो मुख्य आधार है वो क्या होना चाहिए? तो उसकी मैच्योरिटी होना चाहिए, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट, ये चीज़ें नहीं, शारीरिक विकास नहीं, कि वो मैच्योर कितना, ये होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा ABCD में, यहाँ पर फिर से एक सरकारी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रेरणा भी होती है, अधिगम की इच्छा, और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो नहीं पढ़ेगा, अधिगम की सीखने की इच्छा उसमें नहीं है तो भी नहीं पढ़ेगा, उसमें अगर मोटिवेशन नहीं है तो भी नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। 29 में हम देखते हैं, सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है 29 में? तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ए, प्रेरणा होना, खुद में उसमें ललक होनी चाहिए, खुद में सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी कोई चीज़, कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा कुछ सीख सकता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो है व्यक्तिगत कारक कौन सा है? मतलब एक इंडिविजुअल कारक पूछ रहा है कि व्यक्तिगत कारक कौन सा है जो अधिगम को प्रभावित कर सकता है या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम इसी टाइप से नई नई जानकारी के लिए या नए क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। आपको अगर हमारी क्लास लेवल की लगी हो, KBS या UP टेट, SC सी टेट के स्टैंडर्ड की हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।